Hello, my dear students. Welcome back to your political science class. I, your political science teacher, Garima, is back with another video, and in this video, we'll be starting a new chapter. But before that, I must tell you that in previous videos, we have completed chapter number 3, US hegemony, then chapter number 4, alternative centers of power, and chapter number 5, contemporary South Asia. So, continuing our syllabus from our learning from home series, we'll be starting our chapter number 6, that is international organization. बच्चे, as the name denotes, an international organization. What is an international organization? International organization is an organization established by treaty और अदर इंस्ट्रूमेंट गवर्नड बाय इंटरनेशनल लॉ. ऐसा लॉ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करती है, जो सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को देखकर चलती है. सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. If I talk about the topics to be covered in this video, that I'll be giving you the introduction. Then we'll be discussing that why do we need international organizations, evolution of the UN, aims of UNO, principles of UN, membership of UN. जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ और सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, इससे क्या हुआ था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया था. द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन led to the emergence of a new global world order hegemonized by USA. It led to demand for reconstructing for the various international organizations, especially UN, to meet the new challenges posed by US hegemony. The demand to restructure and reform the UN Security Council has been most important part of this process. Also in this chapter, we'll discuss about various diversified roles of India in international organizations and in this changed environment. अगर हम बात करें कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्या है, तो सबसे पहली बात है कि कोई भी इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने के लिए अपनी कंट्री का डिसीजन तो हम खुद ले सकते हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने के लिए सारी कंट्रीज़ को सामने लाकर खड़ा नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज उनके कन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाएंगे. एवरी पर्सन विल थिंक ऑफ हिज ओन कंट्री. इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है, जो क्या होता है, बिल्कुल अनबायस्ड होती है, बिल्कुल नॉन पार्शियल होती है और सारे डिसीजंस लेती है. जो कन्फ्लिक्ट हो उसको सॉल्व करने की बात करती है, प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस को सॉल्व करती है, पीस को मेंटेन करती है. इनफैक्ट कई ऐसे डिजीज़ होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस ही है, ऐसी कई डिजीज़ हैं, इनको हम इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से इराडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. और एक क्या होता है, एक सामने ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड करती है हमें. ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, बेंच ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जो वर्क करते हैं. तो इस तरह के मेंबर्स हम लोगों को प्रोवाइड करती है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज़ से, जो कि क्या करते हैं, वाइज पीपल देती है हमें, वाइज मेंबर्स देती है, जो हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड के किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं. अब हम बात करें कि इवोल्यूशन ऑफ यूएन, ये यूएन इवॉल्व कैसे हुआ था. हुआ क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो कई कंट्रीज़ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली मिलकर, लीग ऑफ नेशंस. लेकिन लीग ऑफ नेशंस फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई. और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इट वॉज कैटास्ट्रॉफिक. मैंने एक वर्ड लिखा है, कैटास्ट्रॉफिक. ये कैटास्ट्रॉफिक होता क्या है, अचानक से जब एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट या अनसक्सेसफुल या बहुत ज़्यादा ग्रेट डैमेज होती है, सफरिंग होती है, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं. और ऐसा कोई वॉर आज तक किसी भी वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, कैटास्ट्रॉफिक वॉर. और ऐसा कोई पैरेलल वॉर देखने को कभी मिला है भी नहीं इसके अंदर. और एक चीज़ हुई थी कि जो अब क्या हुआ, जो सक्सेसर था LON का, दैट मीन्स जो लीग ऑफ नेशंस था, उसका सक्सेसर कौन बना आगे, UN, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. And United Nations is an international organization that was founded in 1945 after the Second World War, and it was founded by 51 states or 51 countries. They were committed to maintain international peace, security. They wanted to develop friendly relations among nations and protecting their social progress. They also wanted to promote the social progress of each and every country.
to provide better living standards and also to take care of the human rights. And UN actually tried to achieve what LON failed to achieve. LON जो achieve नहीं कर पाया, League of Nations जो achieve नहीं कर पाया, UN wanted to achieve that. US wanted to prevent conflict and war, and that also wanted to take foster steps for that. Also about the socio and economic development throughout the world. ये बेसिक आइडिया था यूएन का इवॉल्व करने के टाइम पे, यूएन को इवॉल्व करने के टाइम पे ये आइडिया चल रहा था. और उसके बाद कुछ बेसिक एम्स और प्रिंसिपल्स भी डिसाइड किए गए यूएनओ के. वील डिस्कस दीज एम्स एंड प्रिंसिपल्स. So the basic aims of UNO we'll discuss. In the preamble and Article 1 of UNO, the purposes and aims have been laid down. These are something as under the coming generations will be freed from the horrible disaster of war. So they wanted to maintain international peace and order, and international disputes should be resolved. Every country through peaceful means will be accorded respect by nations and their inhabitants. International law and international treaties will be respected. Friendly relations will be developed among nations. Efforts will be made to resolve international problems like human, economic, social and cultural problems. Steps will be taken to raise the standard of living of nations and all-round development of society. Human dignity should be strengthened by all the nations respecting human rights. Also, all the nations will be encouraged to live like neighbors and cooperate with each other. And the basic principles of UN were that this organization is basically based on the principle of sovereign equality of all the members. Next, that all the members, in order to ensure to all of them the rights, सब members को equal rights देने की बात की, इसलिए वो चार्टर में भी mention किया. All the members shall settle their international disputes. मतलब पीस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सब मेंबर्स को क्या करना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल तक सॉर्ट आउट करना है. जस्टिस रहनी चाहिए, पीस मेंटेन रहना चाहिए, सबको सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई एंडेंजर्ड नहीं होनी चाहिए. जस्टिस कोई एंडेंजर्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ख़त्म होने वाली है, ऐसा कोई फील नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट ऑल द मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट. कोई उनको एक दूसरे से थ्रेट नहीं होना चाहिए. और कोई सबके पास अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. किसी को कोई यूनाइटेड नेशंस के शैल गिव द यूनाइटेड नेशंस एवरी असिस्टेंस. किसी को भी यूनाइटेड नेशंस को किसी तरह से सपोर्ट करनी पड़े तो वो वहाँ पर पीछे नहीं हटनी चाहिए. इनफैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस act in accordance with these principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अगर कोई ऐसी स्टेट भी है जो मेंबर स्टेट नहीं है तो उनको भी ठीक उस तरह से काम करना चाहिए. दिल मेक श्योर कि वो किसी की सिक्योरिटी या किसी की प्राइवेसी को भंग ना करें. हर जगह जस्टिस हो, चाहे वो मेंबर स्टेट है या मेंबर स्टेट नहीं है. पीस मेंटेन रहना चाहिए. कोई आपस में एक इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई वाला कंडीशन कहीं पर नहीं होना चाहिए. अब इस यूएन का मेंबर किस तरह से बना जाता है, कहते हैं मेंबरशिप इन यूएन इज़ ओपन टू ऑल द अदर पीस लविंग स्टेट्स. हर वो स्टेट के लिए ओपन है जो पीस लविंग है, एक्सेप्ट जो कुछ ऑब्लिगेशन, जो चार्टर के अंदर ऑब्लिगेशन उनको एक्सेप्ट करती है और ऑर्गेनाइजेशन की जजमेंट को एक्सेप्ट करने की ताकत रखती है या फिर उसको उन ऑब्लिगेशंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत रखती है, वो इसका मेंबर बन सकती है. एंड द एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट टू मेंबरशिप इन यूएन विल बी अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली जो डिसीजन लेगी, जनरल असेंबली एक मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है यहाँ का, वो जो डिसीजन लेगी उसके बारे में बात करेंगे. चार्टर 2 आर्टिकल नंबर 4 में मेंशन्ड है मेंबरशिप के बारे में. और प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस बार नहीं. मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मेंबर्स जो हैं वो 193 मेंबर्स हैं इसके. और परमानेंट मेंबर्स इसमें से 5 हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 हैं और नॉन काउंसिल मेंबर्स जो या मेंबर स्टेट्स जिसको बोलते हैं वो कितने हैं. यहाँ पर जो रिमेनिंग बचते हैं वो सब मेंबर स्टेट्स में आती हैं. परमानेंट मेंबर्स की मैं बात कर रही थी बेटे आप लोगों से. व्हाट आर परमानेंट मेंबर्स? पहले जो 192 मेंबर्स कंसीडर किए जाते थे इसके अंदर, बिकॉज हुआ क्या था 2000 में यूगोस्लाविया इसके अंदर ऐड ऑन हुआ और 2003 में यूगोस्लाविया
डिवाइड हुआ सर्बिया और मोंटेग्रो में, और 2006 में सर्बिया और मोंटेग्रो को 2 सेपरेट कंट्रीज़ बना दिया गया, जिसकी वजह से मेंबर्स कितने रह गए, टोटल 193। परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। परमानेंट मेंबर्स को एक स्पेशल पावर दी जाती है, वीटो पावर। परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 हैं, और 1945 में ही बन गए थे, परमानेंट सीट पर आए थे, जो ये स्पेशल वीटो पावर दी जाती है। वीटो पावर क्या होती है बेसिकली? द पावर और राइट वेस्टेड इन वन ब्रांच ऑफ अ गवर्नमेंट टू कैंसिल और पोस्टपोन द डिसीजंस, इनैक्टमेंट एक्सेट्रा ऑफ एनी अदर ब्रांच, especially the right of a president, governor of chief executive to reject bills passed by the legislature. Suppose in countries को कोई भी decision ठीक नहीं लगता, तो they can pass their veto कि हाँ भी no motion है, ये no confidence motion है एक तरह से कि I don't support this, right? और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ऐसी जो परमानेंट मेंबर्स हैं इसकी? दैट इज़ चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, एक हैरान करने वाली बात यह है कि हमने सोवियत यूनियन का कोलैप्स पढ़ लिया, तो पहले सोवियत यूनियन यूएसएसआर थी, लेकिन अब वो क्या हो गई है, रशियन फेडरेशन की बात की है हमने यहाँ पे। हमने यूएसएसआर की बात नहीं की, सिर्फ रशियन फेडरेशन की बात की है। ये तो थे परमानेंट मेंबर्स। और अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में बात करें तो नॉन परमानेंट मेंबर्स, जनरल असेंबली के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के लिए आते हैं। इनके एंड ऑफ डेट टर्म्स मैंने साथ साथ लिखे हैं कि कब कब इनके डेट टर्म्स ख़त्म हो रही हैं। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइगर, ग्रेनेडिन्स, साउथ अफ्रीका, टूनिसिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इन 10 में से कितनी, लगभग 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी एक तरह से मेंबरशिप अभी 2020 में ही फिनिश हो रही है। बेटे, आज के लिए हमारा टॉपिक यही था, कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।